थे एक्सेलरेशन, यानी आप लोगों के जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उन वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला कंसेप्ट देखा था, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और उस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के कंसेप्ट के थ्रू में भी थोड़ा सा हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा। तो कैलकुलेशन में लॉग टेबल में हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। तो हम लोग लॉग टेबल के कैलकुलेशंस के प्रॉब्लम में जब भी tan इनवर्स वगैरह कैलकुलेट करना है, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसी लॉजिक के स्टेटमेंट के साथ में अभी फिलहाल के लिए ऐसा है कि वो लॉग टेबल थोड़ा अभी जिनको सभी आप लोगों के लिए भी नया है, तो नया होने की वजह से कैसा होता है कि कैलकुलेशन में डिफिकल्टी जाएगी। तो हम लोग उसको ऑनलाइन में डेफिनेटली नहीं करवाएंगे, ऑफलाइन जब भी होगा तब लोग आप लोगों को लॉग टेबल के सारे कैलकुलेशंस वगैरह किस तरीके से इजीली कैलकुलेट करने हैं उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन करें। देखो, अभी हम लोग लॉजिकली वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, और वेक्टर्स की कुछ चीजें जो होती है उन चीजों के थ्रू आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है उसी को हम लोग आगे चल के जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं और वो डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कोसाइन रूल के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना। तो कोसाइन रूल के हिसाब से हम लोगों को पता चल जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो हमारा किस तरीके से होगा, और दोनों के बीच में एंगल के ऊपर में वो डिपेंड करता है। डेफिनेटली मिनिमम एंड मैक्सिमम सिचुएशन क्या रहेगी पर्टिकुलरली दो वेक्टर्स के बीच में, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे को बताओ कि लॉजिकली अगर ऐसा एक वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर है जो हमारा कोसाइन रूल कहता है, समझो ये एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसको हम लोग v1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक अनदर वेलोसिटी वेक्टर है जो v2 से रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आप इन सिचुएशंस में अगर हम लोग थीटा एंगल अगर कैलकुलेट करते हैं, तो थीटा एंगल के हिसाब से आप लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मिनिमम एंगल कितना होगा और मैक्सिमम एंगल कितना होगा? दो वेक्टर्स के बीच में मिनिमम से मिनिमम एंगल कितना हो सकता है? अच्छा, तुम्हारे पास में लॉग टेबल है सभी के पास में? हाँ सर। अच्छा अच्छा, कोसाइन रूल निकालते समय में हम लोग कुछ आर की वैल्यू कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v ट्वाइस ऑफ v1 v2, और हम लोग कॉस थीटा इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस थीटा यानी डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि किस तरीके से आप लोगों का प्रोजेक्शन रहेगा। तो थीटा की वैल्यू हम लोग इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करते हैं? थीटा की वैल्यू इनिशियली कहाँ से शुरू होती है? सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं। जीरो। जीरो से ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? जीरो। अच्छा, लॉग टेबल में तुमको साइन थीटा कॉस थीटा इसके टेबल्स दिए हुए, देखो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है? हाँ देखे देखिए डेफिनेटली। मेरे को बताओ कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है? कॉस 0 डिग्री कॉस 0 पे 1 है। कॉस 30 पे कितना है? √3/2। √3/2। उसके बाद में 45 पे जिनका ऑडियो ऑन है वो ऑफ करके रखिए, सिर्फ आंसर बताते समय में। हाँ, √3/2 1/2, और इधर होगा ये 1/2, और ये कितना डिग्री? 0 डिग्री 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और लास्टली आपको 90 डिग्री पे वैल्यू 0 मिलेगी। कितने मिलेंगी वैल्यू? 90 डिग्री। आप π/2 रेडियन में जाओगे तो इसमें आप लोग 0 रेडियन, ये होगा π/6, ये π/4, ये π/3, और ये π/2। क्या ये लॉजिक तुमको समझ में आया? ठीक है। 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, या रेडियन से डिग्री को हम लोग π/2 में कंसीडर करते हैं, या फिर
फाई में रेडियन कंसीडर करते हैं, थीटा एंगल को जब भी चेंज करते हैं तो किस तरीके से। तो मेरे को बताओ इस सिचुएशन में मिनिमम एंगल कितना हो सकता है? अरे दोनों वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल कितना हो सकता है? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर एकदम चिपक चिपक के बैठ जाएंगे या नहीं बैठेंगे? हाँ बैठेंगे। अगर चिपक के बैठ जाएंगे तो क्या मैं उनको पैरेलल वेक्टर्स बोल सकता हूँ? एक जिनका शोर चल रहा है ना वो प्लीज अपना ऑडियो जो है ना जहाँ पे वॉल्यूम तुम्हारा ऑफ करके रखो यार, नहीं तो मैं क्लास बंद करवा दूंगा। हाँ, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है तुमको? अगर दोनों वेक्टर्स अगर समझो तो मिनिमम एंगल कितना होगा आप लोगों का? ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पास में होंगे, एक v1 कहलाएगा, एक v2 कहलाएगा। बोलो ये दोनों वेक्टर्स तुमको कैसे दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल कैसे दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल ही दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ओवरलैप हो रहा है एग्जैक्टली 0 डिग्री का एंगल दिखाई देता है। अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तो मेरे को अब यहाँ से लॉजिकली आप अगर आंसर कैलकुलेट करते हो तो आपको एक चीज दिखाई देती है कि 0 से लेके 90 तक के जब आप लोगों की वैल्यूज जो है वो 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है और ये 0 है। तो एग्जैक्टली ये किसके बीच में है? 1 से लेके कहाँ तक के? 0 तक के है। 1 से लेके कहाँ तक के? 0 तक के है। यानी आप लोगों की वैल्यू जो है वो 1 से कहाँ तक के हो रही है? 0 हो रही है। जब हम लोग किससे क्या कर रहे हैं? 0 से लेके कहाँ तक के जा रहे हैं हम लोग? π/2 रेडियन तक के जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? π/2 रेडियन तक के जा रहे हैं। तो हम लोग वैल्यूज कैसे लिखते हैं? किसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉस थीटा को। किसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? कॉस थीटा को कैलकुलेट कर रहे हैं। इस कॉस थीटा को कैलकुलेट करते समय में अब आप मेरे को लॉजिकली बताओ 1 बड़ा है या √3/2 बड़ा है? 1 बड़ा है। √3/2 की वैल्यू यानी लगभग 1.732 डिवाइडेड बाई 2, अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो ये एग्जैक्टली 0.3 की रेंज में आएगा। कितना आएगा? 0.3 की रेंज में आएगा। यानी डेफिनेटली क्या होगा कि 1 की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो मैं बताओ यहाँ पे एरो ये वाला इस्तेमाल करूंगा या ये वाला इस्तेमाल करूंगा? ए वाला इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब क्या होता है? ये पॉइंट जो होता है वो क्या करता है? डिसेंडिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है या असेंडिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है? इसको कैसे पढ़ते हो तुम लोग? A is less than B. A is Less than B. B is less less than B. B is less than C. C. ऐसा पढ़ते हो। ये असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है। Ascending order. असेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? 1 Increase. से 0 की तरफ में जाएंगे तो वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है या डिक्रीज होते हुए? डिक्रीज होते हुए। Decrease. डिक्रीज होते हुए। तो मेरे को बताओ ऑप्शन ए आएगा कि बी आएगा? B. B. ए आएगा कि बी आएगा? B. बी आएगा। क्या आएगा आंसर? ये डिग्री में लिखा है मैंने वैल्यू और ये जो है वो उसके नंबर्स में लिखे हुए। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 से लेके π/2 तक के, तो इसमें कंडीशन समझ रहे हो तुम कि लिमिट जो है इसको ही हम लोग आगे चल के तुम लोग मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे तो तुम एरो के ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारा जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब मेरे को कॉस की वैल्यू 0 पे वो मैक्सिमम है, तो जब ये दोनों सिचुएशन होती है, ये दोनों पैरेलल लाइंस जो होती है वो आप लोगों को एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रही है, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट जो है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम है। और मिनिमम आउटपुट कहाँ पे? 90 डिग्री।
90 की डिग्री पे मिनिमम आउटपुट है। इसका मतलब लॉजिकली तुम बोल सकते हो कि पहले वैल्यू मैक्सिमम से किधर चली, मैक्सिमम से होकर किधर गई, मिनिमम। मिनिमम, और मिनिमम के बाद में और वो किधर जाएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम की तरफ में किधर जाएंगी, मैक्सिमम में। सिर्फ साइन कन्वेंशन क्या होगा कि पहले वो पैरेलल डायरेक्शन में थी, अब किस डायरेक्शन में आ गई, पैरेलल के उल्टा क्या होता है, पैरेलल के इधर में उल्टा क्या होता है, पैरेलल का एंटी पैरेलल। पैरेलल का उल्टा क्या होता है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल होना यानी दोनों भी सेम डायरेक्शन में जाना या अपोजिट डायरेक्शन में जाना, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जाना। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा रहना, सेम की डिफरेंट, सेम पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस सेम की डिफरेंट, सेम सेम रहेगा। समझ में आ गया तुमको। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस तो हमेशा सेम दिखाई देता है, और ये सेम होता है, ये कौन सा रूल बताता है तुमको, कौन सा रूल बताता है तुमको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। कौन सा रूल बताता है तुमको, लॉ Law ऑफ of पैरेललोग्राम। यानी दोनों भी वेक्टर, यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और मैंने तुमको शॉर्टकट में लिख के रखने के लिए भी बोला था कि टेल से टेल मिला। क्या लिख के रखने के लिए बोला था, टेल से टेल मिला। टेल टेल से से टेल टेल। में। मेरे को बताओ, अब ये जो है हमारी सिचुएशन, इसमें रिजल्टेंट जब भी तुम लोग निकालोगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आपकी एंगल के ऊपर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिजल्टेंट मैक्सिमम में आएगा या मिनिमम में आएगा। बोलो, इसके ऊपर से लॉजिकली बता सकते हो कि नहीं कि थीटा अगर आप लोगों का अगर समझो 0 से 90 की तरफ में आ रहा है तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है कि जब भी एग्जैक्टली तुम थोड़ा बहुत, मैं सिर्फ तुमको लॉजिकली क्या चीजें हो सकती है और क्या चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए वो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि अगर समझो यहाँ पे अगर मैंने 5 मीटर पर सेकंड अगर ले लिया है, समझो वेलोसिटी है मेरी v2, और यहाँ पे मैं v1 की डायरेक्शन अगर समझो 4 मीटर पर सेकंड अगर ले लेता हूँ, तो 5 और 4 की कंपेरेटिवली अगर दोनों के बीच में अगर मैं एंगल समझो कुछ 30 डिग्री का अगर एंगल ले लेता हूँ, तो मेरे को रिजल्टेंट का आंसर जो है वो कितना मिलेगा, लॉजिकली बता दो, ताकि उसके ऊपर से एक प्रेडिक्शन मैं तुमको बता दूं। ये 25 हो जाएगा, 25 प्लस आप लोगों का ये 16 प्लस 2 इंटू 4 क्रॉस 5, और ये हो जाएगा आप लोगों का cos 30 की वैल्यू यानी √3/2। और एग्जैक्टली कैलकुलेट अगर कर लेते हो तुम लोग इसको अंडर रूट के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा ये 20, ये 2 गेट कैंसल, तो 20√3 यानी लगभग 1.732 इंटू 20 कर दोगे तुम लोग, तो जितना हो जाएगा ये 4 6 14 1 4 6 14 1 3 यानी 34.64, तो लगभग समझो 35 की रेंज में पकड़ लो, 35 और ये 25 यानी 35 और 25 अगर आप लोग बोलते हो तो कितना हो जाएगा, 35 और ये 30 और 30 60 70 75 समझ लो, 75 यानी आप लोग यहाँ पे 25 इंटू 3 तो √3 हो जाएगा, तो ये 25 की रेंज में है, यानी 5√3 अगर ऐसा दिखाई देता है तो 5 इंटू 1.732 इतनी अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आप लोगों को दिखाई देगा कि आंसर जो भी होगा वो रिजल्टेंट आंसर 5 और 4 से क्या होगा, ज्यादा होगा। 5 और 4 से क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ऐसा, हाँ, ऐसी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आप लोग अगर इस डायरेक्शन से आते हो, 0 की डायरेक्शन से अगर आप लोग समझो
एंगल अभी आप लोगों का क्या हो रहा है कि एंगल 0 डिग्री से किधर जा रहे हैं हम, 0 डिग्री से हम 30 डिग्री की तरफ में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, एंगल बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो रिजल्टेंट आंसर हमारा क्या होगा धीरे धीरे यहाँ से। और एक आंसर आप लोग 0 इक्वल टू दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ले लो, लेकिन वो लॉजिकली आप कहाँ से लोगे, 0 से लेके इधर की तरफ में अगर आओगे तो आपको कुछ आंसर्स दिखाई देंगे जिसके ऊपर से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिजल्टेंट जो है आप लोगों का वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक लॉजिक जो है वो आप लोग इसके ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि थीटा एंगल तो डेफिनेटली वैल्यू के ऊपर में भी डिपेंड करेगा और आंसर। तो लॉजिकली ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके तो कॉस जो हमारा एंगल होता है दैट एंगल की वैल्यू, यानी यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा। और अगर हम लोग इस एंगल को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो कॉस थीटा है अगर हम लोग इसको मिनिमम एंगल अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप लोगों को ये थीटा से डायरेक्टली अंडर रूट में प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो आर भी क्या होगा, थीटा अगर इंक्रीज होगा तो आर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज। थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो Increase आर भी होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भले ही वो अंडर रूट में हो लेकिन कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब थीटा अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके ऊपर से कोसाइन रूल आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लॉजिकली आप लोगों को कभी कभी एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाता है ना। तो एंगल आइडेंटिफाई अगर करना है आपको तो एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल हो सकता है ये भी आप लोगों को कभी कभी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। और ऑब्जेक्टिव में मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़े उल्टे, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को थीटा एंगल जो होता है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर। तो यहाँ से आप लोग देखोगे कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 और v2 जो होगा उसको अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दो टर्म को। तो आर्क स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 और v2। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का cos थीटा। यहाँ से अगर लेके जाते हो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का cos थीटा एंड cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 2v1 और v2। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, cos थीटा की वैल्यू भी क्या कर सकते हो इसके ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ से तुमको एक चीज पता चलेगी, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर पता है, डेफिनेटली अगर एंगल निकालना है तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर गिवन होगा, v1 v2 की वैल्यू गिवन होगी आपको और इजीली कैलकुलेट करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, cos थीटा डिग्री क्या कर सकते हो, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग थीटा जो है वो थीटा को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कोसाइन रूल। तो ये सब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है, वो चीजें जो क्या होती है हम लोगों को इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर में हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी वो एक बार अच्छी तरीके से समझ लो। हम लोगों ने पढ़ा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोग दो सेम टाइप के वेक्टर्स लेते हैं जिनको हम लोग दोनों को सेम पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको, जिसको हम लोग टेल टू टेल की डायरेक्शन हम लोग कहते हैं कि किसी भी वेक्टर्स को अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो हम लोग टेल टू टेल उसको ज्वाइन करके कैलकुलेट करेंगे। उनके बीच के एंगल के ऊपर में वो डिपेंड करता है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आप लोगों को आर का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। पाई आपका लॉजिकली आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर आपने बेस वेक्टर से लिया है या परपेंडिकुलर वेक्टर से लिया है ना। तो या फिर तो लॉजिकली आप लोग उन दोनों भी चीजों के ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप लोगों का जो रूल है वो किस तरीके से रहेगा। कोसाइन रूल में आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो मिनिमम एंगल रहेगा तो वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल होंगे। जब आप लोगों को पता चलेगा कि रिजल्टेंट आंसर जो होता है वो आप लोगों को अगर समझो एंगल अगर मिनिमम की तरफ में जाता है, यानी समझो एंगल अगर आप लोगों का धीरे धीरे अगर एंगल अगर आप लोगों का मिनिमम की तरफ में जाता है, वैल्यूज मिनिमम की तरफ नहीं
एंगल अगर मिनिमम की तरफ में अगर जाता है तो आप लोगों को पता है कि लॉजिकली आप लोग अगर देखोगे यहाँ से आप लोगों को जो चीजें होती है वो मैक्सिमम होती हुई दिखाई देती है, एंड रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो आप लोगों को जो है वो दिखाई देता है कि किस तरीके से हमारी थीटा जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसके ऊपर से, और थीटा की वैल्यू आप लोगों को मैग्नीट्यूड के हिसाब से आप लोगों को दिखाई देता है। तो इसी लॉजिक के साथ में हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है कोसाइन रूल को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम है, आप लोगों को जो कोसाइन रूल है वो कोसाइन रूल लगभग थोड़ा सा हर बार आप लोगों को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस पे अगर सेम टाइप के दो वेक्टर्स है और वो अगर पर्टिकुलरली डायरेक्शंस भले ही उनके बीच में डिफरेंट है, लेकिन वो दोनों भी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अप्रोच हो रहे होगे तो आप लोग कोसाइन रूल की मदद से नेट फील्ड, नेट फोर्स, जो भी वेक्टर क्वांटिटी देंगे, नेट वेलोसिटी, कोई भी ऐसी चीज जो होती है वो आप लोग क्या कर सकते हो, लॉजिकली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया यहाँ तक के? हाँ सर। हाँ सर। गुड। किसी, हाँ, एंगल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लॉजिकली आपको समझ में आया होगा क्योंकि अभी भी हम लोग किसी भी रूल्स को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो रूल्स में हमको कौन सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए, और ये तुमको लॉजिकली थोड़ा बहुत समझ रहा होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। उसके बाद में वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्फ्लुएंस हो रहा है उस चीज को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना। और ऐसे लॉजिकली जितने भी रूल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक है जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है हमारा, वो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो उसको भी फॉलो करता है ना। जैसे आप लोगों ने इस तरीके की डायग्राम देखी होगी, ये आप लोगों का ए वेक्टर, ठीक है, और ये आप लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है, और इसमें a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं, और आप लोगों को उसके ऊपर से लॉजिक अगर पूछा जाए तो आप लोगों को थोड़ा बहुत वहां से समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो कभी कभी वो भी पूछा जा सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर वो भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते कि अभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, अभी को आप लोगों को प्रोजेक्शन रूल भी, प्रोजेक्शन रूल इन द सेंस कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी आप लोगों को आ गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अभी डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट देखेंगे? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स।
द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ में हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। डॉट प्रोडक्ट हम लोग बेसिकली जब भी दो वेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करते तो डेफिनेटली यहाँ ऐसी कोई इसेंशियलिटी नहीं है कि दोनों वेक्टर्स जो है वो आप लोगों के सेम टाइप के होने चाहिए, है ना। तो ये एक लॉजिकली आप लोग समझ के रखो कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो आउटपुट देता है स्केलर क्वांटिटी के बारे में। इसका रिजल्टेंट आंसर जो भी होगा उसमें आपको स्केलर आउटपुट मिलेगा। दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स यू द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देगा यानी डेफिनेटली हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इट इज नॉट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द दैट इज डायरेक्शन। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, वर्क डन का एग्जाम्पल देखते हैं। वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये जो है वो दोनों भी हमारी कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आप लोगों का वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन जो होता है उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके ऊपर एरर देने की जरूरत नहीं क्योंकि जो भी आउटपुट रहेगा आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट का, उसका आउटपुट आप लोग किस तरीके से दिखाई देगा, स्केलर क्वांटिटी दिखाई देगा। एफ डॉट डी यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर सिंपली एफ अगर रखूंगा तो यहाँ पे आपको वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देंगी। अगर मैं दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं वेक्टर बनाता हूँ तो ये मेरे को सिर्फ सिंपली उसके मैग्नीट्यूड के बारे में डिफाइन करेगा। और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है उनका आंसर जो होता है वो कुछ ऐसा निकलता है कि एफ डी और डॉट प्रोडक्ट में आउटपुट निकलेगा आप लोगों का कॉस थीटा। क्या निकलेगा, कॉस थीटा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो तो शालिनी काकू थोड़ा सा आवाज, तुमचा आवाज म्यूट करून ठेवा। हाँ, तो तब तक के देखो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तुम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है कि जब हम लोग फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को एरो जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जैक्टली डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। ये है फोर्स की डायरेक्शन और ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो फोर्स का एक कंपोनेंट है जो किसकी डायरेक्शन में लिया गया है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में लिया गया है, डिस्प्लेसमेंट की। और लॉजिकली तुम लोग यहाँ से समझ सकते हो, ये अगर थीटा अगर एंगल हम लोगों ने दिया है तो दिस बिकम्स एफ कॉस थीटा, दिस बिकम्स एफ कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा, इसको किससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एफ कॉस थीटा यानी कौन सा रूल, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कौन सा रूल, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो तुम लोग बोल सकते हो, आंसर दे सकते हो, है ना। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर कहते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है किसी एक कार को आपने पीछे से या आगे से, पीछे से आपने धक्का दिया और धक्का आपने कुछ ऐसी डायरेक्शन में लगाया फोर्स, तो कार का डिस्प्लेसमेंट किधर होते हुए दिखाई दिया, एक्स एक्सिस पे दिखाई दिया। किस एक्सिस पे दिखाई दिया, एक्स एक्सिस। तो गाड़ी चल रही है, चलना यानी मेहनत करना। गाड़ी क्या परफॉर्म कर रही है, गाड़ी चल रही है यानी क्या परफॉर्म कर रही है, वर्क परफॉर्म कर रही है, वर्क परफॉर्म कर रही है।
तो लॉजिकली यहाँ से तुम लोगों को दिखाई देता है कि फोर्स का पूरा मैग्नीट्यूड जो है वो वर्क डन के कैलकुलेशन में नहीं जा रहा है। फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहा है, और एक कंपोनेंट जो होगा वो गाड़ी को बैलेंस करने के लिए लगेगा, जिसको हम लोग mg से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों का एक कंपोनेंट रहेगा, वो रहेगा एफ साइन थीटा, यानी एफ साइन थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। आप लोग खुद भी गाड़ी को समझो बैलेंस कर रहे हो, तो जो भी आप लोगों का फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एफ साइन थीटा mg को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यानी डेफिनेटली आप धक्का मारोगे तो जमीन पे गिरना पसंद नहीं करोगे, है ना। तो धक्का मारते समय में आप लोग खुद अपने आप को सेफ पोजीशन पे रखोगे और ग्राउंड फ्लोर पे